नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 29 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि जब भी इधर से वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले कल की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों कल का पहला क्वेश्चन था विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो दोस्तों आंसर था 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2020 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखिए म्यूचुअल फंड आरबीआई ने कितने रुपए यानी कि 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में देवानंद कोवर का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो दोस्तों देवानंद कोवर जिनका निधन हुआ है वह राजनीतिज्ञ थे यानी कि 3 स्टेट के वो राज्यपाल रह चुके थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो दोस्तों याद रखिए जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में पूर्व कप्तान सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश की क्रिकेटर थी। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान देश की क्रिकेटर थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन किसने विकसित किया है। तो दोस्तों याद रखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल ने। किसने विकसित किया। तो आपको याद रखना है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल ने विकसित किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है बैंकिंग उद्योग ने। किसने। बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों याद रखना है धन्वंतरी योजना शुरू की है असम राज्य ने। किसने चालू की है। तो आपको याद रखना है असम राज्य ने चालू की है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा किस देश में समाप्त कर दी गई है। दोस्तों आपको याद रखना है सऊदी अरब में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मौत की सजा को माफ कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल पूरे कर लिए। तो आपको याद रखना है जो हबल टेलीस्कोप है उसने 3 साल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला है हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया 28 अप्रैल को। कब मनाया गया। तो आपको याद रखना है 28 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रत्येक 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस मनाया जाता है। दोस्तों कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस सुरक्षित स्वस्थ और कुशल कार्य को बढ़ावा देने का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है। तो आपको याद रखना है 2003 से इसको मनाना शुरू हुआ था। दोस्तों 2020 का विषय क्या है। तो आपको याद रखनी है कि 2020 की जो थीम है वो सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। आपको याद रखना है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं आईएलओ की बात कर लेते हैं। तो आईएलओ क्या है। तो यहां पर देख लेते हैं जो आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना हुई है
1919 में। कब हुई है स्थापना? तो आपको याद रखना है 1919 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं गाय राइडर। कौन है? गाय राइडर जी अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहीं पर अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा कर लेते हैं। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बेटा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 7 अप्रैल को याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को ही मनाते हैं विश्व चागास रोग दिवस। दोस्तों 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को मनाते हैं विश्व लीवर दिवस। और 20 अप्रैल को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। तो 20 अप्रैल को आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, याद रखिएगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। और 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद रखना है 26 अप्रैल को मनाते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। झुमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, झुमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत की मध्यम दूरी की धाविका झुमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों झुमा खातून से जून 2018 गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर राज्य चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था। दोस्तों विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी यानी वाडा ने इसके बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब में नमूनों की जांच कराई, जिसमें डिहाइड्रोक्लोरोमेथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई गई और जांच पॉजिटिव पाई गई। दोस्तों वाडा के बारे में जान लेते हैं। तो वाडा क्या है? तो आपको याद रखना है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। दोस्तों विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 10 नवंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका। कौन है? विटोल्ड बांका जी इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहां पर है? तो आपको याद रखना है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में जेम्स एन बेक्स का निधन हुआ, वह किस स्पेस एजेंसी से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है जेम्स एम बेक्स का निधन हुआ है, वह नासा एजेंसी से जुड़े हुए हैं। नासा एजेंसी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पूर्व नासा प्रमुख जेम्स एम बेक्स का 94 साल की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के 6ठे प्रशासक थे। आपको याद रखना है ये नासा के 6ठे प्रशासक रह चुके हैं। दोस्तों नासा ने बेक्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। कितने? 20 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक पूरे किए थे। यहां पर थोड़ी सी जानकारी नासा की ले लेते हैं। तो दोस्तों नासा का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। प्रशासक कौन है? तो प्रशासक हैं इस समय जिम ब्रिडेन स्टाइन जी। कौन है? जिम ब्रिडेन स्टाइन जी इसके प्रशासक हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो प्लाज्मा थेरेपी किस अस्पताल ने शुरू की है? तो आपको याद रखना है किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय। किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय ने प्लाज्मा थेरेपी को शुरू कर दिया है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 19 इलाज के लिए कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। दोस्तों एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा सकने वाली एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। दोस्तों यहीं पर देख लेते हैं
कवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। कवलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। दोस्तों, इस थेरेपी का उपयोग वायरस से जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगियों के परिवार और अन्य उच्च जोखिम वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस थेरेपी की प्रक्रिया काफी सरल है, जो एंटीबॉडी में समृद्ध कोविड-19 मरीज के रक्त पर आधारित है तथा जिनके रक्त में वायरस से लड़ने की विशिष्ट क्षमता वाले एंटीबॉडी होते हैं। दोस्तों, यह एंटीबॉडी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकलकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है, जिसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, यहां पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो फटाफट देख लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं तो आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय इसका स्थित है इलाहाबाद में, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है गोविंद माथुर जी। गोविंद माथुर जी उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 80 और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं 31। कितनी है? 31। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो 404 हैं कुल विधानसभा सीटें। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का केवल एक पड़ोसी देश है, जो कि है नेपाल। क्या है? नेपाल एक पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा 8 राज्यों से मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली की सीमा भी लगती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है कि ये दोनों ही बांध कहां पर हैं, तो उत्तर प्रदेश पर हैं। और किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है जो कि माता टीला है और रानी लक्ष्मीबाई है, ये बेतवा नदी पर स्थित है। दोस्तों, कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। पीसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण उमर अकमल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों, उमर अकमल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है पीसीबी ने, तो आपको याद रखना है 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया है। दोस्तों, यहीं पर जान लेते हैं पीसीबी क्या है, तो पीसीबी का फुल फॉर्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसकी स्थापना कब हुई है, तो आपको याद रखना है 1949 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका लाहौर पाकिस्तान में है। निदेशक इसके वसीम खान जी हैं। कौन है निदेशक? आपको याद रखना है वसीम खान जी हैं। और अध्यक्ष हैं एहसान मणि। कौन है अध्यक्ष? हैं एहसान मणि। दोस्तों, यहीं पर देख लेते हैं पुरुष टीम के कोच हैं मिसबाहुल हक। कौन है? पुरुष टीम के कोच हैं मिसबाहुल हक। और महिला टीम की कोच हैं तो इकबाल इमाम। कौन है? इकबाल इमाम जी महिला टीम के कोच हैं। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किसने विकसित किया है, तो आपको याद रखना है आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि उपरोक्त तीनों ने मिलकर मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार को विकसित किया है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और जम्मू और कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों के टीम के द्वारा कम लागत वाला एक मेडिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया गया है। दोस्तों, रूहदार के प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए टीम के लगभग 10,000 रुपए लगे हैं। दोस्तों, इस लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार में पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की क्षमता है, जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को किसने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को किसने रद्द कर दिया है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है। दोस्तों, यहीं पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले
मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभाव के कारण लिया गया है। दोस्तों अगला संस्करण 2020 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों यहीं पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है कैनबरा है। प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन। कौन है? स्कॉट जॉन मॉरिसन जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और मुद्रा यहां पर चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या चलती है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में शीर्ष देश में कौन रहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सबसे ज्यादा पैसा किसने खर्चा किया है अपनी सेना पर या सैन्य चीजों पर किसने खर्चा किया है? तो आपको याद रखना है अमेरिका ने। किसने खर्चा किया है? अमेरिका ने। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों स्वीडन के विचारक समूह या थिंक टैंक कहे जाने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट ट्रेड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 जारी की है। दोस्तों सिपरी द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2019 में वैश्विक सैन्य संगठन का ब्यौरा दिया गया है। दोस्तों वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, और कितने डॉलर खर्च किया है? तो आपको याद रखना है 732 बिलियन डॉलर। और चीन, फिर उसके बाद भारत आ जाता है, फिर उसके बाद रूस, और उसके बाद सऊदी अरब ने सैन्य पर खर्चा किया है। दोस्तों भारत 2019 में रक्षा पर 71 बिलियन का खर्च किया, जो कि उसके सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% हिस्सा है, जिसके कारण वह 2018 के चौथे स्थान से 2019 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितने परसेंट कर दी है? तो आपको याद रखना है 1.9% कर दी है। कितने कर दी है? 1.9% कर दी गई है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितना घटाकर कर दिया है? तो 1.9%। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ को घटाकर 1.9% कर दिया है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने मार्च 2020 में वित्तीय वर्ष 2021 की जीडीपी ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। दोस्तों यहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यूआईडीएआई ने किसको आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों याद रखिए किसको आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति की है? तो सीएससी केंद्रों को। सीएससी केंद्रों को। तो दोस्तों यहीं पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी सीएससी का मीन क्या है? तो आपको याद रखना है कॉमन सर्विस सेंटर्स को बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों यूआईडीएआई ने सीएससी को एक स्वीकृति नागरिकता के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। दोस्तों यूआईडीएआई की अनुमति के बाद लगभग 20,000 सीएससी केंद्र अब नागरिकों के आधार अपडेशन सेवा को प्रदान करने में सक्षम होंगे। दोस्तों इन केंद्र को लेवल जनसांख्यिकी विवरण जैसे नाम, पता और जन्म तिथि को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ की बात करें तो आपको याद रखना है सीएससी के सीईओ कौन है? तो दिनेश त्यागी जी हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के बारे में अगर जानना है तो रविशंकर प्रसाद जी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों याद रखना है लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है एनटीपीसी ने। किसने किया है? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसें और कार की बराबर संख्या प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ
इंटरेस्ट की घोषणा की है। दोस्तों ये ईओआई एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं एनटीपीसी की, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कहते हैं। दोस्तों स्थापना इसकी 7 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली भारत में। दोस्तों अध्यक्ष और एमडी की बात करें तो आपको याद रखना है गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह हैं अध्यक्ष और एमडी, और किसके हैं तो आपको याद रखना है एनटीपीसी के हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो दोस्तों आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण कितने प्रतिशत कम हो सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताया जरूर करें। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, बताया जरूर करें, जिससे आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए, और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबवा दीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं, और कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।